हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। बीएड के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम एक और बीएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो आपके बीएड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट का नाम रहेगा आज का हमारा फिलोसफी, और हमारी यह फिलोसफी की सेकेंड क्लास है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा की क्या प्रकृति होती है, उसकी क्या विशेषता होती है। यह पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बीएड एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है। आपका फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा जो भी आपके पेडागोजी के कोर्सेज होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी मैथ, उन सब में यह आ जाता है। पहली यूनिट में ही आपको अधिकतर देखने को मिल जाता है यह क्वेश्चन। अगर यह क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में आता है तब आपको इसे इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा क्या है। अगर हम कोई चीज़ नई सीख रहे हैं वह भी शिक्षा है, किताब पढ़ रहे हैं वह भी शिक्षा है, टीचर हमारा जो हमें बता रहा है वह भी शिक्षा है, हमारे मम्मी पापा ने हमें कुछ बता दिया वह भी शिक्षा है। इन सब का निचोड़ कर हम अगर एक बात कहना चाहें कि एक्चुअल में शिक्षा है क्या, तो उसका अर्थ इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि शिक्षा मूल रूप से तो मानव विकास का साधन है। हमारी जन्मजात शक्तियों का विकास भी करती है शिक्षा, संपूर्ण जीवन भर भी चलती है, तथा हमारे जीवन के सभी पहलू शिक्षा से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार हम शिक्षा का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। आज शिक्षा है क्या? वास्तव में तो शिक्षा एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया आप कह सकते हैं। अगर आप कुछ नया सीखें या आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, आपको कोई नई जानकारी मिले, वह शिक्षा होता है वास्तव में हमारी आम भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ में हम दो शब्द लेते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश का शब्द। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। यह होता क्या है? शिक्षा जो शब्द है हिंदी का, वह संस्कृत भाषा के शिक्ष नामक धातु से लिया गया है, और जो संस्कृत में शिक्ष धातु है, इसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, जो हिंदी शब्द का अर्थ है। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में जो प्रयुक्त शब्द होता है वह होता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है, जो शब्द है एजुकेटम। एजुकेटम शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो होते हैं ई तथा ड्यूको। ई का अर्थ हो जाता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात कुछ अंदर से बाहर निकालना, अथवा किसी बालक की जो आंतरिक शक्तियां होती है ना, उसमें जो आंतरिक गुण होते हैं उन्हें बाहर निकालना। अगर हम इंग्लिश शब्द के मीनिंग की बात करें, वह हो जाता है किसी बालक की आंतरिक शक्तियों के विकास। हिंदी तथा इंग्लिश दोनों शब्दों को जोड़कर हम यह बता सकते हैं शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वह होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया तथा बालक की आंतरिक शक्तियों में विकास करना। यह हो जाता है हमारा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब बात करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। संकुचित अर्थात छोटा अर्थ क्या होता है, जो हम आम भाषा में शिक्षा ही मान लेते हैं। संकुचित अर्थ के रूप में शिक्षा हम विद्यालय शिक्षा को कहते हैं, जो हम अपने विद्यालय में स्कूल में प्राप्त करते हैं। हमारा एक टीचर हमें पढ़ाता है, कोई तो ऐसे ही आके भाषण झाड़ के चला जाता है, और कोई अच्छा एलईडी से मस्त पढ़ाता है जिसे हमें पढ़ने में मजा आता है। इस शिक्षा के निश्चित उद्देश्य होते हैं, जिनके आधार पर वह शिक्षा में प्रदान की जाती है। निश्चित समय होता है, पूरी जिंदगी भर नहीं चलती संकुचित शिक्षा, पहले 20-25 साल चलती है जीवन के हमारे, जितना भी कोई लेना चाहता है। हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपने संकुचित शिक्षा इतनी प्राप्त कर ली। संकुचित शिक्षा हमारे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से पूर्ण रूप से संबंधित नहीं होती। वह हमें थ्योरेटिकल ज्ञान दे सकती है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान इतना नहीं प्रदान कर पाती। अगर हम संकुचित शिक्षा की डेफिनेशन की बात करें, आप मैकेंजी की परिभाषा लिख सकते हैं। संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास के लिए चैतन्य पूर्वक किए गए प्रयासों से है। अर्थात जो संकुचित शिक्षा है वह चैतन्य पूर्वक किए गए प्रयास, मतलब जिनके निश्चित नियम हो, जानबूझकर किए गए हो। हमें ये परिवर्तन करना है, हमारी शक्तियों का विकास करना है, हम पे कोई चीज आती है उसे उभारना है। ये आता है आपका संकुचित रूप में, मतलब जानबूझकर जो शिक्षा की व्यवस्था हमारे लिए की जाए वह होता है संकुचित रूप। अब बात कर लेते हैं शिक्षा का व्यापक रूप। विद्यालय शिक्षा में आप निश्चित नियमों के अंतर्गत निर्धारित शिक्षा ही ग्रहण करते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि आप विद्यालय शिक्षा के बाहर शिक्षा नहीं ग्रहण करते, या स्कूल से बाहर निकलते ही आप अपने आँख कान नाक सब बंद कर लेते हैं? नहीं भाई, मास्टर जी ने बोला है कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं सीखना, बाहर असभ्यता बहुत फैली हुई है। ऐसा नहीं होता, आप बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी तो आप खुद से ही सीख जाते हैं, मम्मी पापा ने आपके कुछ बता दिया है तो वो भी शिक्षा ही, वो व्यवहारिक शिक्षा हो गई आपकी थोड़ी सी। जो व्यापक शिक्षा है उसमें आपका विद्यालय जीवन के बाहर आप कुछ काम करते हुए सीखने लगे, वह आपका आ जाता है। कुछ काम कर रहे हैं या कोई काम सीख रहे हैं, खेलते खेलते आप काफी कुछ सीखते हैं। जो संसार के जो नियम है, सामाजिकता, काफी कुछ आप खेल खेल में सीखते हैं। इवन पियाजे तथा वाइगोत्स्की ने तो खेल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है एक बालक के जीवन में। मंदिर में आप सीखते हैं, हमारी धर्म की जो पुस्तकें होती हैं उनमें सीखते हैं। आप पूजा अर्चना जैसे भी करते हैं वहां पर कुछ सीखते हैं। इस पूरी पृथ्वी पर आप कहीं पर भी कुछ भी सीखते हैं विद्यालय से बाहर, वह आपका होता है व्यापक शिक्षा। समझ में आई बात? विद्यालय में जो आप सीख रहे हैं वह आपका संकुचित शिक्षा है। किताब पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, डंडे खा रहे हैं मास्टर जी से और सुना भी रहे हैं उन्हें, वह तो हो गई संकुचित शिक्षा। और मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से मम्मी पापा से डांट खाते हुए पूरी जिंदगी में कुछ भी सीख रहे हैं, वह हो गई आपकी व्यापक शिक्षा। आप देख सकते हैं, व्यापक शिक्षा के लिए कोई भी स्कूल नहीं होता, कोई विद्यार्थी नहीं होता, कोई शिक्षक नहीं होता। जहां पर भी आप कुछ सीखे वह आपका विद्यालय बन जाता है, आप विद्यार्थी बन जाते हैं, जो आपको सिखा रहा है वह आपका शिक्षक बन जाता है। इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, यह जन्म से लेकर मरण तक चलती रहती है। व्यापक रूप में अगर आप शिक्षा की परिभाषा दे सकते हैं तो आप मैकेंजी की दे सकते हैं। मैंने संकुचित रूप की और व्यापक रूप की दोनों की मैकेंजी की ही परिभाषा ली है, जिससे आप कंफ्यूज न हो। व्यापक रूप में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती रहती है। अब व्यापक शिक्षा तो जीवन भर चलती है ना, विद्यालय से बाहर निकलते ही, वैसे भी विद्यालय में आने से पहले भी आपकी व्यापक शिक्षा होती है। मम्मी पापा भाई बहन अस्सी पड़ोसी जो आपके हैं उनसे आप काफी कुछ सीखते हैं, तथा जीवन के जो अनुभव होते हैं हम करके जो सीखते हैं उससे उसमें वृद्धि होती रहती है हमेशा मरने तक। यह रुकती नहीं है, ऐसा नहीं है ये 10-15 साल बाद रुक जाएगी। जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक आपके अनुभव से उसमें वृद्धि होती रहती है। अब हम ये कहें कि विद्यालय शिक्षा ही पूर्ण है, भाई विद्यालय के बाहर तो कोई शिक्षा है नहीं, सब बकवास है, वह भी तो गलत होगा। अगर हम ये कह दें कि बाहर की शिक्षा ही सब कुछ है, विद्यालय में तो कुछ नहीं सिखाया जाता, बच्चे बिगड़ते हैं, बहुत कहते हैं ना मास्टर जी ने फेल कर दी हम, मास्टर जी ने कुछ सिखाया नहीं, यह भी गलत होगा। वह भी शिक्षा आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको एक वास्तविक परिभाषा देनी है शिक्षा की तो वह क्या होती है? वास्तविक परिभाषा शिक्षा की न तो संकुचित शिक्षा के बिना और न ही व्यापक शिक्षा के बिना पूर्ण हो सकती है। अगर आप शिक्षा की वास्तविक परिभाषा देना चाहते हैं, आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ तथा व्यापक अर्थ दोनों को ही सम्मिलित करना होगा, क्योंकि शिक्षा एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। आपका व्यवहार परिवर्तन विद्यालय में भी हो सकता है, विद्यालय के बाहर भी हो सकता है। अगर हम विद्यालय शिक्षा तथा इस पूरी धरती पर जो भी हमें ज्ञान मिलता है उन दोनों को मिला दें, वह हो जाता है हमारी वास्तविक शिक्षा। अब वास्तविक शिक्षा की परिभाषा हम दे सकते हैं, जो मुख्य इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है वास्तविक शिक्षा में, आप ये तो टी रेमंड के अनुसार लिख सकते हैं, जो कि आपके पूर्ण रूप से वास्तविक शिक्षा को परिभाषित करती है। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। मतलब जब आप जन्म लेंगे, जब तक आप मरते नहीं है तब तक वह चलेगी। शिक्षा विकास का क्रम है, ठीक है यह बात, जिससे आप अपने आप को आवश्यकता अनुसार, जैसी भी आपकी आवश्यकता है, भौतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक, ऐसे ही वातावरण के अनुसार आप स्वयं को ढाल लेते हैं। यह हो जाती है आपकी वास्तविक शिक्षा। इसके अलावा आपसे व्यापक परिभाषा पूछी जाती है तो आप 2-3 परिभाषा और दे सकते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी जी ने यह परिभाषा दी थी, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, जीवन के क्षेत्र में आपसे कहीं भी पूछ ली जाएगी अगर आप बीएड कर रहे हैं तो। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। मतलब बालक का अगर आप संपूर्ण विकास करेंगे वही शिक्षा होती है, जो कि एक तरह से आपकी वास्तविक शिक्षा के अर्थ को ही दर्शाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य पूर्ण है, उनके अंदर गुण हैं, लेकिन वे मनुष्य के अंदर है, उन गुणों को बाहर निकालकर उस मनुष्य को दिखाना या उन गुणों का उत्थान करना ही शिक्षा कहलाता है। शंकराचार्य का यह स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है, किसने कहा था आत्मज्ञान ही शिक्षा है? शंकराचार्य। एक परिभाषा अरिस्टोटल की ले लेते हैं, अरस्तु की।
अरस्तु महोदय ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह हमारी शिक्षा की कुछ परिभाषा हो जाती है। आज के अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। शिक्षा की प्रकृति क्या है, वह शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। इस क्वेश्चन में आप 8 से 10 हेडिंग छोटी छोटी करके लिख सकते हैं। हेडिंग थोड़ा इफेक्टिव लगती हैं और आपको अच्छे नंबर दिलाने में भी हेल्प करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी शिक्षा की प्रकृति आकृति क्या क्या होती है इसकी। फर्स्ट आपकी प्रकृति होती है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, कोई स्थिर नहीं है। शिक्षा की गतिशीलता को हम 2 प्रकार से बता सकते हैं। फर्स्ट प्रकार तो ये हो जाता है आपका, शिक्षा गतिशील है, कभी रुकेगी नहीं। प्राचीन समय में अपनी शिक्षा थी, वैदिक सभ्यता में अपनी शिक्षा थी, उसके बाद जैन और मुस्लिम काल में अपनी शिक्षा थी, अंग्रेजों ने आकर अपनी शिक्षा की व्यवस्था की। आज के टाइम में भी शिक्षा की व्यवस्था है, अर्थात जब हम नहीं थे तब भी शिक्षा थी, अब हम हैं तब भी शिक्षा है, और जब हम निमट जाएंगे उसके बाद भी शिक्षा रहेगी। शिक्षा गतिशील है, यह रुकेगी नहीं। जब तक हम हैं, ब्रह्मांड है, इसमें गति बनी रहेगी। इसके अलावा शिक्षा गतिशील होती है। ऐसा नहीं होता कि हम यह कह दें कि हमने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, या फिर हमने जितना ज्ञान प्राप्त किया है वह हमारे लिए पूर्ण है, इसके बाद हम नहीं ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर हमने किसी दिन 10 तक टेबल लर्न कर लिए, अगले दिन हम क्या सोचते हैं 11 या 12 का लर्न करें। किसी कंपनी में हम पहुंच गए, हमें कुछ आता है, हम यह सोचते हैं कि हम और सीखें। जितना हम पे आता है हम और सीखते हैं, उससे अगले दिन और सीखते हैं, उससे अगले दिन और सीखते हैं। शिक्षा में गतिशीलता होती है, एक के बाद एक स्टेप में यह बढ़ती रहती है हम में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा गतिशील होती है, यह हमेशा चल रही है और रोज उसमें वृद्धि हो रही है हमारी शिक्षा में। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, क्या विद्यालय के बाहर शिक्षा नहीं होती? हमारी मम्मी या पापा हमें लतिया देते हैं, कोई गलती करते हैं, वह शिक्षा नहीं है। कभी कभी हमारे बड़े डांट देते हैं हमें, वह शिक्षा नहीं है। कुछ गलत काम कर रहे हैं हम, हमारा कलीग हमें कह देता है कि इसको ऐसे करते हैं, वह भी शिक्षा है। हम काफी कुछ खुद से भी सीखते हैं कि इस काम को अगर मैं ऐसे करूंगा तो जल्दी हो जाएगा और अच्छे तरीके से होगा। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। मानव जीवन में यह कभी नहीं रुकती है। जिस दिन वह पैदा होता है शिक्षा तब से शुरू हो जाती है। जब तक वह मरता नहीं है कोई व्यक्ति, तब तक उसके जीवन में शिक्षा चलती रहती है। शिक्षा परिवर्तनशील है। प्राचीन टाइम में क्या होता था, कोई बच्चा गलती कर दे, टीचर डंडा उठा के उसका शरीर का एक हिस्सा ऐसा कर देता था कि उस पर बैठा भी नहीं जाता था। प्राचीन टाइम में होता था ना। अब क्या होता है, अगर कोई बच्चा गलती कर देता है या पढ़ता नहीं है, टीचर कुछ दूसरे तरीके इन्वेंट करता है, या जो इन्वेंटेड है उनका यूज करता है, जिससे कि बच्चे को सिखाया जा सके वह गलती न करे, और उसे समझाता है आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। शायद आने वाले टाइम में ये हो, अगर बच्चा गलती करे तो बच्चा टीचर को समझाए, नहीं जी मैं ही सही हूँ। मतलब शिक्षा परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में जो थी वो आज भी वही है और आने वाले टाइम में भी वही रहेगी। जैसी शिक्षा पहले थी ऐसी अब नहीं है, और जैसी अब है वह आने वाले टाइम पर ऐसी नहीं रहेगी। कोई भी देश अपनी शिक्षा की व्यवस्था उस प्रकार करता है जैसे उसकी जरूरत होती है और जैसे उसके उद्देश्य होते हैं। किसी भी देश के उद्देश्य निश्चित नहीं होते। अंग्रेजों के टाइम में क्या भारत की शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार थी कि भारत का उत्थान हो, भारत में नए नए उद्योग वगैरह बने। अंग्रेजों के समय पे भारत की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की थी जैसा अंग्रेज चाहते थे। वर्तमान समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार है जैसा इस समय की मांग है। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी की ओर मांग बढ़ेगी, उस टाइम पर हमारी शिक्षा में भी टेक्नोलॉजी की झलक दिखने लगेगी। पहले लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था कम होती थी, मध्यकालीन भारत में बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब पुनः लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था उचित प्रकार से हो रही है। को एजुकेशन भी स्टार्ट की जा चुकी है, लड़का लड़की एक जगह ही पढ़ते हैं। इस प्रकार शिक्षा में परिवर्तन होते रहते हैं और आने वाले टाइम में भी शिक्षा में और परिवर्तन होते रहेंगे। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी संसार शिक्षा की व्यवस्था करता है अपने उद्देश्यों के आधार पर करता है। जब अभी मैंने बताया, जैसे उसके उद्देश्य होंगे, जैसी उसकी आवश्यकताएं होंगी, ऐसी ही वह शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अलग अलग स्थानों पर शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कुछ स्थानों पर यह भी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। पापा अपने बच्चों से कहता है कि पढ़ लो, 10वीं 12वीं तो पास कर ही लो, फेरे फिर जाएंगे थारे, नहीं तो रंडवे फिरोगे। कोई अपने लोंडिया भी ना देने का। मतलब ये उनका अपना एक शिक्षा का उद्देश्य है।
सबके अपने शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, यह भी उनमें से ही है। शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं उस पर मैं कल एक वीडियो लेके आऊंगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। वहां से आप 2-4 उद्देश्य यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? यह एडम्स ने कहा था। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने सबसे पहले कहा था कि शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं या फिर 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है शिक्षक, एक होता है आपका स्टूडेंट। और शिक्षक, स्टूडेंट और शिक्षकों के बीच आपस में की जाने वाली अंतःक्रिया ही होती है। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो भी शिक्षा नहीं होगी, अगर टीचर नहीं होंगे तो भी शिक्षा नहीं होगी। एडम्स ने जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके 2 पोल बताए, एक तो टीचर, दूसरा स्टूडेंट। इसे बाईपोलर कहा जाता है, द्विमुखी बाईपोलर एजुकेशन। इसके बाद सबसे पहले जॉन डीवी ने बताया था कि शिक्षा द्विमुखी नहीं, शिक्षा त्रिमुखी है। एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। एजुकेशन में 3 ध्रुव होते हैं, 2 नहीं 3 होते हैं। एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ध्रुव होता है करिकुलम। जब तक आपके पास पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तब तक क्या टीचर पढ़ाएगा और क्या स्टूडेंट पढ़ेंगे? टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, इन तीनों के बीच होने वाली जो प्रोसेस है उसे ही हम टीचिंग प्रोसेस कहते हैं। बिना करिकुलम के न तो टीचर अपनी टीचिंग की व्यवस्था कर सकता कि मैं किस प्रकार पढ़ाऊंगा, और न ही शिक्षा के उद्देश्य आसानी से या पूर्ण रूप से प्राप्त किए जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास करिकुलम ही नहीं है। शिक्षा को त्रिध्रुवीय सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डीवी ने बताया था। यह जॉन डीवी महाशय हैं, पूरे फैशनबाज थे, बीच की मांग रखा करते थे उस टाइम पे भी। प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी कहा जाता है इन्हें। सीटेट का क्वेश्चन आ जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जॉन डीवी आपके लिए, बीएड में भी और आगे सीटेट यूपीटेट में भी आप काफी कुछ पढ़ोगे इसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षा विकास है। शिक्षा को विकास का रूप भी कहा जाता है क्योंकि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा लेते हैं, उससे एक तरह का हमारा विकास ही होता है। सोच के देखिए, जब आप विद्यालय जाते हैं और जब विद्यालय से आते हैं कितना परिवर्तन आपके व्यवहार में होता है। इसके अलावा कोई भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं उसको अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे आपका विकास होता है। आपने नई स्किल सीख ली, आपका शारीरिक विकास हुआ। आपने कोई बुक पढ़ी, उससे आपका मानसिक विकास हुआ। विकास के बारे में अधिक आप साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे, वहां से आप इस हेडिंग को काफी लंबा खींच सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट हेडिंग है प्रायत्ता से स्वायत्ता का नाम ही शिक्षा है। प्रायत्ता अर्थात दूसरे पर निर्भरता, स्वायत्ता किसी पर भी निर्भरता नहीं, हम स्वयं पर ही निर्भर हैं। बच्चा बचपन में अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, उसके बाद उसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती रहती है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसे मिलता रहता है कि यह काम ऐसे करना है, कपड़े ऐसे पहनने, नहाना ऐसे है। अर्थात उसकी शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है। एक टाइम पर वह खुद अपना सारा काम करने लगता है। आज भी अगर आपको सुपर कंप्यूटर चलाने के लिए दे दिया जाए, आप कुछ थोड़ा बहुत उसमें कुछ करने की कोशिश करेंगे, फिर आप दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे कि थोड़ा हमें बता दे। अगर वह आपको बता दे, अर्थात आपकी शिक्षा व्यवस्था हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए, आपको शिक्षा मिल जाए उस चीज के बारे में, फिर आप स्वायत्ता की ओर अग्रसर हो जाएंगे कि अब तो मैं खुद काम कर लूंगा। भाई कौन है तू, जा अपने घर जा, हम नहीं जानते तुझे कौन है तू। दूसरे पर निर्भर रहने से खुद पर निर्भर होना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा संकुचित रूप में प्राप्त होती है, शिक्षा व्यापक रूप में प्राप्त होती है। ये दोनों आप लास्ट वीडियो से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां पे मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया हुआ है संकुचित रूप और व्यापक रूप क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो शिक्षा के उद्देश्यों के ऊपर आने वाली है। शिक्षा के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बीएड में सीखने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी मैं हेल्प करते हैं आपकी। आने वाले कई क्वेश्चंस में भी आप शिक्षा के उद्देश्य कहीं पर थोड़े थोड़े करके पुट कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।